हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फलन के प्रकार के बारे में समझाया था और आपको बताया था फलन के 8 प्रकार होते हैं। मेनली आपके फलन के 4 प्रकार थे। पहला एक एकी, दूसरा बहुएक, तीसरा आपका अंतरछेदी और चौथा आपका आच्छादक। और इन चारों की सहायता से हमने इनको मिक्स करते हुए 4 और नए फलन के प्रकार बनाए थे। तो इस तरह से आपके पास टोटल 8 फलन के प्रकार थे। अभी हम उन्हीं प्रकारों पर आधारित कुछ उदाहरणों के माध्यम से फलन के प्रकारों को और समझने का प्रयास करते हैं। सवालों को पढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक, अभी मैं उदाहरण पर चलता हूं। आपको एक समुच्चय दिया है x, उसके अंदर अवयव है 2, 3, 4, 5 और एक समुच्चय दिया है y, उसके अंदर अवयव है x, y, z और बोला है कि वो जो अवयव है एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट। कैसे? कि जो 2 है वो कनेक्ट है x के साथ, 3 कनेक्ट है y के साथ, 4 कनेक्ट है z के साथ और 5 कनेक्ट है z के साथ। आपको सिद्ध करा रहा है कि यह एक बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण है। यानी हमको सिद्ध करके दिखाना है कि दिया गया जो फलन है, यानी जिस नियम से जुड़े हैं दोनों समुच्चयों के अवयव, वो कैसा फलन बनाता है? बहुएक यानी मैनी वन। और आच्छादक, आच्छादक यानी ऑन टू, यानी हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए हम चलते हैं कैसे हम सवालों को करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें समुच्चय दिए हैं उनको लिखते हैं। समुच्चय x, उसके अंदर अवयव है 2, 3, 4, 5। समुच्चय y, उसके अंदर अवयव है x, y, z। ठीक, तो इस तरह से आपको दिए गए हमने समुच्चयों को लिख लिया। साथ ही इनके जो अवयव है वो जिस नियम से जुड़े हैं वो नियम नहीं लिखा, बस कनेक्शन दे रखा है कि कौन सा अवयव किस अवयव से जुड़ा है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से इनको चित्रित करते हुए दिखाते हैं। पहले हमने यहां बनाया समुच्चय x। x के अंदर अवयव है आपने 2, 3, 4, 5। समुच्चय y, उसके अंदर अवयव x, y, z। ठीक, समुच्चय x बनाया, उसके अंदर 4 अवयव 2, 3, 4, 5। समुच्चय y बनाया, उसके अंदर अवयव x, y, z। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। और कैसे कनेक्ट है? 2 किससे जुड़ा हुआ है? x से। तो 2 को x से जोड़ते हुए दिखा देते हैं। 3 जुड़ा है किसके साथ? y के साथ। 4 जुड़ा है z के साथ और 5 भी जुड़ा है किसके साथ? z के साथ। याद करिए, जब मैंने प्रकार बताया था तो आपको समझाया था कि कैसे हम प्रकारों के बारे में पता करते थे। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं क्या ये एक एकी है कि बहुएक है। याद करिए, एक एकी और बहुएक में क्या अंतर होता था? एक एकी बहुएक में बताया था समुच्चय x, यहां x है ना, तो समुच्चय x के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय y के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब हो। यानी समुच्चय x के अलग अलग अवयवों का समुच्चय y में अलग अलग प्रतिबिंब हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वह प्रतिचित्रण एक एकी प्रतिचित्रण कहलाता था। अभी हम देखते हैं यहां 2 का एक ही प्रतिबिंब है x, 3 का प्रतिबिंब y, 4 का प्रतिबिंब z और 5 का प्रतिबिंबी कौन? z। आप देखते हैं समुच्चय x के 2 अवयव कौन कौन? 4 और 5, उन दोनों के प्रतिबिंब एक ही हैं। समुच्चय x के अवयव 4 और 5 और दोनों के प्रतिबिंब कौन है? z। इसका मतलब समुच्चय x के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये एक एक ही होगा? नहीं होगा। और जब ये एक एक ही नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में यह प्रतिचित्रण
बहु एक प्रतिचित्रण कहलाएगा। इसी बात को हम लिख के दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे यहां समुच्चय x के दो अवयव कौन कौन 4 तथा 5 का समुच्चय y में एक ही प्रतिबिंब और कौन है एक ही प्रतिबिंब 5 एक ही प्रतिबिंब कौन है z है। यानी समुच्चय x के दो अलग अलग अवयव, एक का नाम 4 और एक का नाम 5, और आप देखते हैं उन दो अवयवों के जो प्रतिबिंब है वो कैसे हैं, सेम है। और जब दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब एक ही आते हो तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिचित्रण को बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए प्रतिचित्रण कैसा होगा, बहु एक होगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि क्यों ये बहु एक है, क्योंकि समुच्चय x के दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब एक ही हैं। अब हम बात करते हैं, तो हमें पता चल गया बहु एक प्रतिचित्रण है। अब बात करते हैं, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि आच्छादक है। अब पहले हम देखते हैं क्या यह आच्छादक है या दूसरा अंतःछेपी है। अगर आच्छादक होगा तो अंतःछेपी नहीं होगा, और अंतःछेपी होगा तो फिर उस स्थिति में आच्छादक नहीं होगा। याद करिए आच्छादक अंतःछेपी में क्या अंतर होता था। तो मैं डेफिनेशन में बात करता हूं पहले। आच्छादक की क्या डेफिनेशन होती थी, आच्छादक की डेफिनेशन होती थी समुच्चय y का, y है ना, समुच्चय y का प्रत्येक अवयव, समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x है, समुच्चय x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। तो आप देखिए समुच्चय y का प्रत्येक अवयव क्या समुच्चय x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं है, तो इसका मतलब यह प्रतिचित्रण आच्छादक है। और अंतःछेपी क्या होता था, इसी में डेफिनेशन अंतःछेपी की बात करें, अंतःछेपी में होता था समुच्चय y में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो समुच्चय x का प्रतिबिंब ना हो, समुच्चय x के अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यानी समुच्चय y में एक अवयव कम से कम ऐसा जरूर हो जो समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यानी यहां y का अवयव x के किसी भी अवयव से ना जुड़ा हो, यानी y में कोई ना कोई एक अवयव जरूर छूट जाए। क्या यहाँ कोई अवयव छूटा है, नहीं छूटा। तो ऐसी स्थिति में यह समुच्चय, यानी यह जो समुच्चय है y यहाँ कोई अवयव नहीं छूटा है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिचित्रण को, इस फलन को हम आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। इसी बात को हम रिटन करके दिखाते हैं। क्या यहां समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। आपने क्या देखा, समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। और जब किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है तो क्या कह सकते हैं हम ऐसी स्थिति में कि हमारा प्रतिचित्रण आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए प्रतिचित्रण कैसा होगा, आच्छादक होगा। तो मैंने आपको बोला था आपका जो प्रतिचित्रण होगा हमें दो चीजों में देखना है। पहला अंतःछेपी है कि आच्छादक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। और दूसरा एक एक ही
या बहुएक में से कोई एक होगा। तो हमें क्या मिला, ये बहुएक है और दूसरा क्या मिला, आच्छादक है। तो फाइनली अपना क्या कह सकते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया प्रतिचित्रण कैसा प्रतिचित्रण है, बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण है। यानी हमें क्या मिला कि दिया गया प्रतिचित्रण कैसा है, बहुएक है और आच्छादक प्रतिचित्रण है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सवाल के माध्यम से हमने जो प्रकारों पर बात करी थी उनको आप समझ गए होंगे। अभी एक और उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से और प्रतिचित्रण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है कि सिद्ध करो फंक्शन ऑफ R टू R। R का मतलब होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आपसे कह रहा है जो फंक्शन है उसमें ये जो R है और यहां भी R है, यानी दोनों ओर R और वहां भी R, यानी दोनों ओर रियल नंबर है, यानी डोमेन, इसको डोमेन बोलते थे। तो फंक्शन का जो डोमेन है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसे बोलते थे कोडोमेन, यानी सह प्रांत। वह भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो आगे बढ़ते हैं, जहां फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन दे रखा है वो किस तरीके का है कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है 1/x। शर्त साथ में दे रखी है कि x का मान 0 ना हो, यानी स्पष्ट है कि जो हमारा रियल नंबर का समुच्चय है उसमें 0 भी होगा, माइनस के भी होंगे नंबर और प्लस के भी होंगे, पर इस सवाल के अंदर हमें 0 को छोड़ते हुए चलना है। यानी पता चला कि माइनस अनंत से अनंत तक जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा उसमें 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर में बात हम इस सवाल में करने जा रहे हैं। और x अवयव है r का, r यानी वास्तविक संख्याओं का, सिर्फ किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। 0 के अलावा सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। हमको सिद्ध करना है यह एकेकी है, आच्छादक है, प्रतिचित्रण है। यानी हमको कौन सा प्रतिचित्रण सिद्ध करके दिखाना है, एकेकी है, आच्छादक है। तो कैसे हम एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण सिद्ध करके दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले दिया क्या है फलन, उसको लिखते हैं। दिया है फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x। अभी ये जो सवाल दिया है उसमें हम पहले बात करेंगे एकेकी है कि बहुएक है। याद करिए एकेकी और बहुएक अभी समझाया था मैंने उदाहरण में। इस उदाहरण में उस उदाहरण में थोड़ा सा अंतर है। यहां निश्चित अवयव थे दोनों समुच्चयों के अंदर और आपस में संबंध भी दे रखा था कौन सा अवयव किस अवयव से जुड़ा है। यहां पर जो समुच्चय दे रखे हैं दोनों ओर, चाहे डोमेन चाहे कोडोमेन, वो अनंत संख्याओं के समुच्चय हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जनरल बात करेंगे डेफिनेशन की। याद करिए जब मैंने एकेकी का डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां मैथमेटिकली आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, एक बार लिख के बताता हूं। यदि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, तब x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अगर x1, x2 समुच्चय a के हों, a का मतलब यहां किसकी बात है, r। a की जगह r ने ले रखी है। हमने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें समुच्चय a और b लिया था, जबकि a की जगह इसमें r है और b की जगह भी r है। तो यानी हमारी ये डेफिनेशन थी किसकी, एकेकी प्रतिचित्रण की। ठीक है, मैथमेटिकली। अभी हम मैथमेटिकली इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए हम सिद्ध करके देखते हैं क्या यह प्रतिचित्रण एकेकी है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले माना x1, x2 दो अवयव हैं r के, और r कौन सा, डोमेन के। किसके हैं ये, हमने सबसे पहले डोमेन जो है उसके अंदर से दो अवयव चुने, एक का नाम दिया x1 और दूसरे को नाम दिया x2। ठीक है, दो अवयव चुने। इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। हमने माना कि दो अवयव डोमेन के चुने, कोई भी दो अवयव, और किस तरह से लिए
कि फंक्शन ऑफ x1 पर और फंक्शन ऑफ x2 पर जो वैल्यू है उन पर मान कैसे हैं, बराबर है। अभी हम चेकआउट करते हैं क्या x1 बराबर x2 होगा या नहीं होगा। अगर x1 बराबर x2 आता है तो हम कह सकते हैं दिया गया वृत्तचित्रण एक ही वृत्तचित्रण होगा, और अगर x1 बराबर x2 नहीं आता तो हम कह सकते हैं दिया गया वृत्तचित्रण एक ही वृत्तचित्रण नहीं होगा। और जब एक ही नहीं होगा तो कौन सा होगा, बहु एक वृत्तचित्रण होगा। फंक्शन ऑफ x1 का मान क्या होगा, आपको पता है फंक्शन ऑफ x का मान है 1/x, तो फंक्शन ऑफ x1 का मान होगा 1/x1। देखिए जब फंक्शन ऑफ x का मान था 1/x, हमने x के स्थान पर यहां कितना कर दिया x1, तो यहां भी कितना हो जाएगा 1/x1। यहां x1 है तो 1/x1 आया, यहां x2 है तो यहां कितना आ जाएगा 1/x2। ठीक, अगला काम आपको मिला 1/x1 बराबर 1/x2। अभी आपस में कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर x1 को इधर x2 को इधर, तो फाइनली हमें मिलेगा x1 बराबर x2। आपको क्या मिला, जब हमने फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लिया तो हमें फाइनली मिलता है x1 बराबर x2। क्या मिलता है, x1 बराबर x2। तो जब आपको x1 बराबर x2 मिलता है, क्या ये डेफिनेशन नहीं थी एक ही प्रतिचित्रण की, तो क्या स्पष्ट होता है कि दिया गया प्रतिचित्रण एक ही प्रतिचित्रण होगा। तो आप लिख सकते हैं इसलिए प्रतिचित्रण कैसा होगा, एक ही होगा। अब हम बात करते हैं कि यह प्रतिचित्रण आच्छादक है कि अंतरछेदी है। तो याद करिए आच्छादक की भी मैंने मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखाई थी। आच्छादक की मैंने मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, आच्छादक में बताया था मैंने मैथमेटिकली, यदि जो परसर हो, परसर यानी रेंज, और वो बराबर हो, किसके बराबर हो, सह डोमेन के, यानी कोडोमेन किसके इक्वल आ जाए, रेंज के, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रतिचित्रण होगा वो आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। तो हम इसी बात को देखते हैं कि हमारा जो परसर है क्या वह सह डोमेन के बराबर होगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को हम करने के लिए जहां हमें मैथमेटिकली हम सॉल्व नहीं करेंगे उस तरह से जैसे हमारे नंबरों वाला था, यहाँ क्योंकि निश्चित नंबर थे तो हमने इस सवाल में नंबरों का प्रयोग करते हुए दिखा दिया था। यहां हम जनरल बात करते हैं, कैसे, माना सह डोमेन R में कोई अवयव Y है। क्या माना हमने, सह डोमेन R में कोई अवयव है, कौन है, Y। हमें याद करिए आच्छादक की डेफिनेशन क्या होती थी, हमारी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती थी वो ये होता था, ये जो हमारा सह डोमेन है उसका कोई अवयव ना छूटे, यानी वो अवयव समुच्चय X के किसी ना किसी अवयव के साथ अवश्य प्रतिबंधित हो, यानी रिलेशन रखता हो। अभी हमें क्या देखना है, ये जो सह डोमेन है उसका हर एक अवयव, उसका प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव से अवश्य क्या हो, संबंधित हो। तो हमने कोई अवयव चुन लिया Y, और अब हम सर्च करते हैं कि यह जो Y है ये डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं। तो हमने माना, क्या माना कि फंक्शन ऑफ x रखने पर मान लिया y आता है। अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये जो अवयव हमने चुना है सह डोमेन का जो हमने अवयव y चुना है वो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। बस हमने माना कि हाँ ये जो y है वो इस तरीके का है कि फंक्शन ऑफ x क्या होता था, परसर। ठीक, जो परसर है वो मान लिया हमने, यानी जो रेंज है तो वो रेंज क्या है, y आता है। अभी आगे देखते हैं कि हमने जो माना है वो सही माना है कि गलत माना है। फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है, 1/x के, तो 1/x इक्वल टू कितना है आपके पास, y आया। अभी यहां से हम x का मान निकालते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमने जो x का मान निकाला है क्या वो x का मान जो आया है इस डोमेन के अंदर मौजूद है या नहीं। क्यों, क्योंकि अगर x के मान, अगर हम इसमें x के लें तो
x का मान ही तो इसके अवयवों से संबंधित होगा। तो हमने मान लिया कि जो फंक्शन ऑफ x है उसका मान y के बराबर है और फंक्शन ऑफ x इसके बराबर है 1/x के। और यहाँ से x का मान निकालते हैं और देखते हैं कि जो मान निकल के आया है वो डोमेन के अंदर मौजूद होगा या नहीं होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, 1/x बराबर y, तो x बराबर कितना, इसको इधर तो x बराबर 1/y आ गया। अभी आप देखिए ये जो 1/y है, ये जो 1/y है, क्या यह डोमेन के अंदर मौजूद है या नहीं। तो देखते हैं, आप सोचिए 1/y, y कैसी संख्या थी, y जो थी वो वास्तविक संख्या थी, क्योंकि यहाँ डोमेन भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सह डोमेन भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो जब y वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था तो 1/y उल्टा करेंगे, 1/y करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो वो भी वास्तविक संख्या ही होगी। बस ये देख लो कि वास्तविक संख्या तो होगी, कहीं कुछ और तो नहीं आएगा। तो देखते हैं, हमने ये भी साथ में बोला है कि ये जो अवयव इसमें से आने हैं, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब y क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। y क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जब y 0 नहीं होगा तो 1/0 होगा ही नहीं। 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत। तो इसका मतलब x का मान अनंत नहीं आएगा। x का मान अनंत सिर्फ एक ही स्थिति में आ सकता है, जब y बराबर 0 हो। और y किसमें से चुना गया है, r में से। r यानी किसका समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का। और वास्तविक संख्याओं का भी कौन सा समुच्चय, जो 0 ना हो। तो हमें क्या पता चल रहा है कि y का मान 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो x का मान भी 1/0 यानी 1/0 नहीं आ सकता, यानी x का मान अनंत नहीं आ सकता। तो जो x बराबर y 1/y आया है वो किसका अवयव हो गया, वो हो गया r का, क्योंकि 1/y भी क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का ही एक अवयव होगा। और r जो कौन सा r है, डोमेन वाला, क्योंकि x किसका अवयव था, डोमेन का। तो हमें पता चल गया 1/y जो वैल्यू आई है वो किसकी होगी, डोमेन की होगी। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है, यहां पर मैं x की जगह 1/y रखता हूं, x के स्थान पर 1/y रखता हूं। ये था फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x। तो यह x के स्थान पर क्या रखता, 1/y। तो यहां रखूं तो 1/y, y गुण के ऊपर आपके पास आ गया फंक्शन ऑफ 1/y इज इक्वल टू कितना, y आ गया। इसका मतलब ये जो 1/y हमने रखा था, जो कि डोमेन का अवयव था, रखने पर जो y आया वो किसका अवयव आया, सह डोमेन का। तो हमें क्या दिखाना था, तो हमने जो अपनी स्वेच्छा अनुसार सह डोमेन का अवयव y माना है, हमने जो अपनी स्वेच्छा अनुसार सह डोमेन का अवयव y माना है, हाँ वो y प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, 1/y का। क्योंकि y कब आ रहा है, जब हम 1/y रखते हैं। और जब 1/y रखते हैं तो क्या 1/y रख सकते हैं, तो 1/y कब रख सकते हैं, क्योंकि 1/y किसमें से लिया जाता है, 1/y लिया जाता है डोमेन में से। यहाँ पर जो x होता है, x के स्थान पर 1/y है। तो जो 1/y है वो डोमेन में है या नहीं, तो हमें स्पष्ट है कि 1/y डोमेन का अवयव है। तो डोमेन का अवयव रखने पर हमारे पास सह डोमेन का अवयव आ रहा है। तो यहाँ क्या क्लियर हुआ, तो हमने रैंडमली हमने कोई अवयव y चुना था, जो कि रैंडमली मतलब अपनी स्वेच्छानुसार कोई अवयव सह डोमेन का चुना था और देखा था क्या वो किसी का प्रतिबिंब है। तो हमें पता चला कि हाँ, जो सह डोमेन का अवयव हमने रैंडमली चुना था वो डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब है। तो हम कह सकते हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो 1/y है अवयव है किसका, डोमेन का। तो हमें क्या मिलता है, फंक्शन ऑफ 1/y बराबर y, और किसका अवयव मिलता है, सह डोमेन का। क्या मिलता है, यानी यहां हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 1/y बराबर क्या मिलता है, y, जो कि किसका अवयव है, सह डोमेन का। तो क्या स्पष्ट हुआ हमारे पास कि कोई अवयव छूटा नहीं छूटा। तो हम कह सकते हैं कि दिया प्रतिचित्रण कैसा प्रतिचित्रण है, आच्छादक है।
तो आपको क्या स्पष्ट मिला कि दिया प्रतिचित्रण हमने क्या दिखाया था, एक एक ही है, और दिया प्रतिचित्रण आच्छादक है। तो दिया प्रतिचित्रण एक एक ही भी हो गया और आच्छादक भी होगा। क्या प्रूफ करके दिखाना था कि दिया प्रतिचित्रण एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण है, जो कि मैंने इस उदाहरण में आपको बताया। हाँ, दिया गया प्रतिचित्रण एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिखाई थी कि क्या प्रॉपर्ली इनकी डेफिनेशन मैथमेटिकली होती थी। इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अपना क्वेश्चन यहाँ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपने गणितीय परिभाषा के माध्यम से हम ये जांच कर सकते हैं कि दिया गया फलन एक एक ही है या बहुएक है, साथ ही आच्छादक है या अंतरछेपी है। अभी मैं और उदाहरण लेता हूं और उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अपना अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो प्रतिचित्रण फंक्शन ऑफ n टू n, यानी कोई प्रतिचित्रण फंक्शन ऑफ n टू n है, यानी डोमेन भी n और सह डोमेन भी n, और किस तरीके से है कि फंक्शन ऑफ x बराबर, यानी x रखने पर हमें कितना मिलता है, 2x मिलता है। ठीक, जहां x अवयव है n का, एक एक ही अंतरछेपी प्रतिचित्रण है। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो प्रतिचित्रण दिया है वो एक एक ही है, अंतरछेपी सिद्ध करके दिखाना है। बात करते हैं n के बारे में। n आप जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट होता है। n को मोस्टली हम नेचुरल नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बोलते हैं। तो क्या लिखा है, जहां n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो कैसे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो मैंने भी बोला आपको कि n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और जब n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब n के अंदर कौन कौन से अवयव आने वाले हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज अप टू इनफाइनाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 दैट इज अप टू कहां तक, अनंत तक। तो आपको ये दिखा कि जो n है वो डोमेन भी n है और सह डोमेन भी कितना है, n, यानी डोमेन में भी 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक के नंबर आने वाले हैं, और सह डोमेन में भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर आने वाले हैं, यही नंबर। ठीक, अभी हम बात करते हैं, पहले हमें दिखाते हैं एक एक ही कि ये एक एक ही है या बहुएक है। तो एक एक ही डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी, उसी डेफिनेशन का हम जनरल प्रयोग करते हैं। कैसे, माना हमने दो अवयव मान लिए x1 x2 किसके, n के, n कौन सा, डोमेन के। दो अवयव माने x1 x2, डोमेन के दो अवयव हमने चुन लिए। ठीक, इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, यानी दो अवयव x1 x2 डोमेन के इस प्रकार है कि x1 रखने पर जो वैल्यू आती है x2 रखने पर उसी वैल्यू के बराबर होती है। अभी हमने ये बात नहीं करी कि x1 बराबर x2 है या नहीं। अगर x1 बराबर x2 हो जाता है, जब उनकी वैल्यू बराबर है तो हम चेकआउट करते हैं क्या वो दोनों पॉइंट x1 x2 बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो इसका मतलब प्रतिचित्रण एक एक ही होगा, और अगर बराबर नहीं है तो प्रतिचित्रण बहुएक होगा। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ x1 का मान कितना होगा, हमें पता है फंक्शन ऑफ x का मान 2x है। x के स्थान पर x1 तो यहां भी और यहां भी, तो कितना आ जाएगा 2x1। यहां और यहां में डिफरेंस, यहां x2 है तो यहां आ जाएगा 2x2। LHS में 2x1, RHS में 2x2। आराम से देख सकता है, अगर मैं दोनों को 2 से भाग दे दूं तो कैंसिलेशन लॉ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल। तो अपने पास क्या बचेगा, x1 बराबर x2। याद करिए आपको बताया था, यदि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो और यदि x1 बराबर x2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण एक एक ही प्रतिचित्रण कहलाता था। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिया प्रतिचित्रण कैसा होगा, एक एक ही है। ठीक, तो ये तो हमारी किसकी बात हो गई, एक एक ही की। अगर ये मान लीजिए बराबर नहीं होता, x1 नॉट इक्वल टू x2 होता, तो हम कह सकते थे दिया प्रतिचित्रण बहुएक प्रतिचित्रण है। अभी हम बात करते हैं कि
अब हमारा प्रतिचित्रण अंतःछेपी है या आच्छादक है। सिद्ध हमें अंतःछेपी करना है, दोनों की बात करते हैं, अंतःछेपी है कि आच्छादक है। याद करो अंतःछेपी आच्छादक में क्या होता था। अंतःछेपी आच्छादक में मैंने डिफरेंस बताया था, वहां क्या बोला था कि ये जो सह डोमेन है इसका प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, तो हम चेकआउट करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन मैथमेटिकली बोले कि जो फलन का परिसर होता था, जो रेंज होती थी, वो इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए? आपके सह डोमेन की। तो हम देखते हैं, इसका परिसर ज्ञात करते हैं और परिसर ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि वह परिसर क्या डोमेन सह डोमेन के बराबर है या नहीं। अगर उसका उचित उपसमुच्चय है तो क्या होगा? अंतःछेपी होगा। और अगर डोमेन सह डोमेन के बराबर है परिसर तो हम कह देंगे वो आच्छादक होगा। तो हम इसका परिसर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? परिसर। कैसे परिसर निकालेंगे? आप जानते हैं परिसर कैसे निकलेगा। ये जो हमारे डोमेन है इनकी जब वैल्यू रखना चालू करेंगे तो डोमेन की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रखेंगे। तो इन वैल्यूओं को रखने के बाद फलन के अंदर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सह डोमेन में से प्राप्त होंगी, और जो वैल्यू प्राप्त होंगी उसी को हम क्या बोलते थे? परिसर बोलते थे। तो निकालते हैं। x बराबर 1 पर देखिए क्या होगा? fx बराबर 2x, x बराबर 1 रखते हैं तो 2 into 1 यानी कितना आया? 2 आया। अभी x बराबर 1 रख दिया, फिर x बराबर 2 रखे डोमेन में से, तो f2 का मान कितना आएगा? 2 into 2 यानी 4 आएगा। x बराबर अगली वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से रखनी है तो 3 रखते हैं। 2 into 3 यानी कितना आएगा? 6 हम किसमें रख रहे हैं वैल्यू? इस फंक्शन ऑफ x बराबर किसमें? 2x में हम ये वैल्यू सारी की सारी रख रहे हैं। x के स्थान पर पहले 1 रखा, x के स्थान पर फिर 2 रखा, x के स्थान पर 3 रखा, फिर 4 5 टेंटेडस रख सकते हैं। बाकी वैल्यू को हम टेंटेडस करके लिख सकते हैं। अब जो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, इन वैल्यूओं को समुच्चय ही हमारा फलन का परिसर कहलाता था। तो हमारे पास फलन का परिसर क्या आया? फलन का परिसर यानी रेंज कितनी आई? रेंज वैल्यू देखिए क्या क्या आई? 2 4 6 2 4 6। अगली आप समझ गए होंगे। 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा 4 आया, 3 रखा 6 आया। दुगना हो रहा है ना, 2x है, यानी x रखने पर वैल्यू कितनी आती है? 2x यानी दुगनी आती है। तो आप समझ लो 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 5 रखेंगे 10 आएगा। इस तरह से हमें परिसर प्राप्त हो जाएगा। अभी हम चेकआउट करते हैं कि ये परिसर और सह डोमेन में क्या स्थिति बनती है। क्या परिसर सह डोमेन के बराबर है? अगर परिसर सह डोमेन के बराबर है तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण आच्छादक होगा। और अगर सह डोमेन का उचित उपसमुच्चय है, यानी परिसर सह डोमेन का उचित उपसमुच्चय है, तो हम कह सकते हैं कि वह प्रतिचित्रण आपका अंतःछेपी होगा। तो देखते हैं 2 4 6 8 ये जो हमें परिसर प्राप्त हुआ है 2 4 6 8, और सह डोमेन क्या है? सह डोमेन n में कौन सा डोमेन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों को लिखते हैं। अभी आप इन दोनों समुच्चयों के बारे में सोचिए, क्या स्थिति बनती है। यहां 2 4 6 8 यानी यहां सारी सम संख्याएं आ रही हैं, धनात्मक सम संख्याएं। इस सह डोमेन के अंदर क्या स्थिति है? यहां सम संख्याएं तो है ही है, 2 4 6 8 10 ये तो है ही, साथ ही धनात्मक विषम संख्याएं भी हैं, 1 3 5 7 9 ये सारी संख्याएं भी हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं अगर हम बात करें जनरली तो 2 तरह की संख्याओं में विभाजित हो रही है। पहली धनात्मक सम संख्याएं और दूसरी धनात्मक विषम संख्याएं, जबकि यहां सिर्फ कौन सी है? सम संख्याएं। तो आप देखते हैं यहां का सारे अवयव क्या यहां मौजूद नहीं है, तो यहां का प्रत्येक
कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर है, एक नहीं यहाँ तो बहुत सारे, और कौन है बहुत सारे, 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्याएं जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो उचित उपसमुच्चय की क्या होती थी परिभाषा कि पहला जो समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो और दूसरे समुच्चय में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो पहले समुच्चय में ना हो। तो यहाँ क्या देखते हैं, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें है, परंतु इसमें कुछ अवयव नहीं, बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उचित उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय का हम क्या भी लगा सकते हैं, चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या स्पष्ट हुआ, ये कौन सा था आपका परिसर। तो जो हमारा परिसर है वो क्या है, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय किसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या, n का मतलब क्या, n का मतलब यहाँ किससे है, सह डोमेन से। तो हमने क्या पाया कि जो सह डोमेन है उसका उचित उपसमुच्चय कौन है, परिसर। और जब परिसर सह डोमेन का उचित उपसमुच्चय होता है तो हमारी जो अंतरक्षेपी की परिभाषा थी वो सत्यापित होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी कैसा होगा, प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी होगा। तो इस तरह से हमने किसकी बात कर ली, अंतरक्षेपी। तो हमें क्या सिद्ध हो गया, तो हमारा प्रतिचित्रण एक एक ही है, देखिए यहाँ एक एक ही दिखाया, और साथ ही अंतरक्षेपी है तो अंतरक्षेपी दिखाया। तो इस तरह से हमने जानकारी हासिल कर ली। अभी हम अंतरक्षेपी को एक और तरीके से दिखा सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट सवाल में आपको करके बताया था, उसको और करता हूं, याद लगाकर यहाँ करके दिखाता हूं कैसे हम उसको हम दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने माना सह डोमेन क्या है, n का कोई अवयव y है, हमने माना सह डोमेन n का कोई अवयव y है। याद करिए अंतरक्षेपी की परिभाषा और क्या थी, तो मैथमेटिकली थी, दूसरी परिभाषा थ्योरेटिकल मैंने क्या बोली थी, जो अंतरक्षेपी होता है प्रतिचित्रण कब, कि जो सह डोमेन है उसमें कुछ ना कुछ अवयव ऐसे जरूर हो जो डोमेन के किसी न किसी अवयव से ना जुड़े हो, यानी किसी कोई प्रतिबिंब ना हो। तो आप देखते हैं ये हमने कोई भी अवयव चुन लिया भाई, क्या यह इस डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं। साथ ही माना कहा फंक्शन ऑफ x बराबर y, हमने मान लिया कि हाँ y प्रतिबिंब है। अभी हम जांच करते हैं कि हमने y को जो प्रतिबिंब माना है फंक्शन ऑफ x यानी x का प्रतिबिंब हमने y माना है, क्या वह बात सही है या गलत है। फंक्शन ऑफ x का मान कितना है 2x, तो 2x बराबर कितना आ गया y आ गया, 2x बराबर क्या आ गया आपके पास y। यहां से x का मान निकालें तो x का मान कितना आया y/2, कितना आया y/2। अब जरा x का जो मान आया y/2 हम देखते हैं कि ये जो y/2 जो वैल्यू प्राप्त हुई है, क्या यह वैल्यू इस डोमेन n के अंदर उपस्थित है या नहीं। अगर ये y/2 डोमेन के अंदर उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि दिया प्रतिचित्रण आच्छादक होगा, और अगर नहीं है तो प्रतिचित्रण फिर अंतरक्षेपी होगा। तो अभी देखिए y/2 के बारे में जांच करते हैं कि y/2 डोमेन का अवयव है या नहीं, क्योंकि y/2 कब आया, जब हमने इसको क्या माना था, प्रतिबिंब माना था। क्या माना था, प्रतिबिंब। अगर ये प्रतिबिंब है तो किसका प्रतिबिंब है, y/2 का। पर y/2 का प्रतिबिंब है तो पहले y/2 क्या डोमेन के अंदर मौजूद है या नहीं, ये हमें जांच करना पड़ेगा। तो सोचिए ये y क्या था, y किसमें से चुना था हमने, सह डोमेन में से, और सह डोमेन जो n था उसमें कौन से अवयव मौजूद थे, उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह के अवयव मौजूद थे। तो आप सोचिए अगर y n में से चुना जाना है तो इसका मतलब y का मान 1 हो सकता है, y का मान 2 भी हो सकता है, y का मान 3 भी हो सकता है, y का मान 4 भी हो सकता है, या y का मान 5 6 7 8 ऐसा कोई भी एक मान हो सकता है। अब सोचिए अगर y बराबर 1 हो, y बराबर 1 हो, क्योंकि
हमारी जो डेफिनेशन है वो हर एक बिंदु पर सक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला था सेड डोमेन का प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक यानी हर एक अवयव सक्सेस होना चाहिए, तो हमने एक अवयव चुना एक। अभी हम एक को अगर हम लेते हैं, सोच के देखिए, अगर मैं y बराबर 1 रखूं तो यहाँ y बराबर 1 रखता हूं तो x का मान 1/2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1/2। और जब 1/2 प्राप्त होगा तो x भी किसका अवयव है? x डोमेन का अवयव है, और डोमेन क्या है? n यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो x का मान जब 1/2 आएगा, क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं भिन्नात्मक नहीं होती हैं। और जबकि यहां अगर मैं 1 लेता हूं तो 1/2 आएगा x का मान, जो कि भिन्नात्मक होगी, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि y/2 अवयव नहीं है किसका? n यानी कौन? डोमेन का। आप कहोगे अगर हम 2 ले लेते तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अगर हम y बराबर 2 चुनते तो 2/2 कैंसिल 1 आ जाता, तो वहां सक्सेस था। पर हमारी जो डेफिनेशन है आच्छादक की, उसमें क्या होता था? सेड डोमेन का प्रत्येक अवयव, सेड डोमेन का प्रत्येक अवयव। तो प्रत्येक अवयव में हमारा जो डेफिनेशन है वो हर एक अवयव पर सक्सेस होनी चाहिए। आप ये देख रहे हैं, ये एक पर ही फेल हो गई, एक पर नहीं, और भी अवयवों में फेल है। अगर मैं कोई भी विषम संख्या चुनूं, आप देखिए, अगर मैं 1 के स्थान पर 3 ले लूं तो 3/2 आएगा। कितना आएगा? 3/2। क्या 3/2 डोमेन n में होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर मैं 5 ले लूं तो 5/2 आएगा, 7 ले लूं 7/2 आएगा। यानी कोई भी विषम संख्या लेने पर हमें प्राकृतिक संख्या x का मान प्राप्त नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि प्राकृतिक संख्याएं नहीं प्राप्त होंगी। कब? अगर हम सेड डोमेन के अवयवों को हम लें। कौन से अवयवों को? विषम संख्याओं के अवयवों को हम चुने, तो विषम संख्या चुनने पर वो विषम संख्या x का जो मान आता है वो नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है, सेड डोमेन की जो विषम संख्याएं हैं वो किसी का क्या नहीं होगी? प्रतिबिंब नहीं होगी। किसके? डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी। कौन? y कौन सी? विषम संख्याएं, यानी विषम संख्याएं, सेड डोमेन की विषम संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी। और जब अवयव छूट जाए तो छूट जाने पर हम कह सकते हैं कि हमारा प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। आप देखिए, मैंने जब ऊपर एक और विधि बताई थी तो वहां भी आपने देखा था कि यहाँ के अवयव छूट रहे थे, पर असल में सिर्फ सम संख्या प्राप्त हो रही थी, विषम संख्या नहीं आ रही थी। विषम संख्या इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि विषम संख्याओं पर हमें जो डोमेन की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो कैसी प्राप्त हो रही है? आपको प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त नहीं हो रही, वहां भिन्नात्मक वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण कैसा होगा? आच्छादक प्रतिचित्रण नहीं होगा। और जब आच्छादक नहीं होगा तो कैसा होगा? अंतर्क्षेपी होगा। हम यहां लिख सकते हैं, अर्थात जब y अवयव का किसका? n का, n यानी सेड डोमेन का, तब x बराबर y/2 अवयव नहीं है n यानी किसका? डोमेन का। तो आपने क्या देखा? जब y हमारा अवयव है सेड डोमेन का, तब उस पर x का मान y/2 अवयव नहीं है किसका? डोमेन का, जहां फंक्शन ऑफ कितना? x बराबर कितना? y है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिचित्रण कैसा होगा आपका प्रतिचित्रण? प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी होगा। मैंने अंतरक्षेपी सॉल्व करने के आपको 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता यहाँ इस तरीके से बताया जनरली नंबर्स का यूज करते हुए, और दूसरा रास्ता हमने जो मैथमेटिकली डेफिनेशन बताई थी, हमने उस डेफिनेशन का प्रयोग किया। तो फाइनली हमारा जो सवाल था वो एकेकी है और अंतरक्षेपी है। तो हम लिख सकते हैं, दिया प्रतिचित्रण एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये सवाल कंप्लीट होता है। अभी मैं
एक उदाहरण और लेता हूं और उस उदाहरण के माध्यम से हम प्रतिचित्रण के प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। अपना अगला सवाल है, सिद्ध करो प्रतिचित्रण फंक्शन ऑफ i टू i। कोई प्रतिचित्रण i से i पर है, किस तरीके का है? तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर है, जहां x अवयव है i का, बहु एक अंतरछेदी प्रतिचित्रण है। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? दिया गया प्रतिचित्रण बहु एक है और अंतरछेदी है। साथ ही i के बारे में भी लिखा हुआ है, i पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। कैसा है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसी होती है? धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और साथ ही जीरो भी आता है। तो यानी जो i है उसके अंदर कौन से अवयव आने वाले हैं? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 अप टू डेल्टा कहां तक? अनंत तक। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और साथ ही जीरो, ऐसा समुच्चय आपका i है। अभी हम इस समुच्चय यानी डोमेन भी i है और सह डोमेन भी क्या है? i। तो हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि दिया गया प्रतिचित्रण एक एक ही है या बहुएक है। तो जो मैथमेटिकली डेफिनेशन होती थी हम उसी पर चलते हैं। देखिए, माना x1, x2 दो अवयव है i के। i यानी कौन के? डोमेन के। ठीक है, इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ x1 का मान बराबर है फंक्शन ऑफ x2 के। अगर यह एक एक ही होगा तो उस स्थिति में x1 बराबर क्या होगा? x2 होगा। और अगर ये एक एक ही नहीं होगा तो बहुएक होगा। और कब? जब x1 बराबर x2 नहीं होगा। तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन ऑफ x1 कितना? यहां रखते हैं x के स्थान पर x1, तो यहां x1 तो यहां भी x1 यानी x1 स्क्वायर, और यहां कितना आ जाएगा? x2 स्क्वायर। ठीक, x2 स्क्वायर को धर लाऊं तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर कितना? 0। और अगर इसे सॉल्व करते हैं तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इस ब्रैकेट को 0 रखते हैं तो यहां मिलेगा x1 बराबर माइनस x2, या आप चाहो एक लाइन में बढ़ा सकते हैं, x1 प्लस x2 बराबर 0 या x1 माइनस x2 बराबर 0। इस ब्रैकेट को या तो 0 रखा या इस ब्रैकेट को 0 रखा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से x1 बराबर क्या मिलता है? माइनस x2, और यहां से मिलता है x1 बराबर x2। तो आपने क्या देखा कि x1 का मान या तो माइनस x2 के बराबर है या x1 का मान x2 के बराबर है। जबकि अपनी एक की क्या डेफिनेशन थी? सिर्फ x1 का मान x2 के बराबर होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या है? x1 का मान x2 के बराबर भी है और x1 का मान माइनस x2 के बराबर भी है। क्यों? क्योंकि x2 जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट है कि ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें धनात्मक संख्याएं भी आ रही हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि दिया प्रतिचित्रण, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं? 100% हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते इस शर्त के आधार पर कि x1 x2 के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं दिया प्रतिचित्रण कैसा है? बहुएक है। यानी अलग अलग x यानी डोमेन के अलग अलग अवयवों के सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब होंगे। ये आपका मैथमेटिकली हमने करके दिखा दिया। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह के दिखा सकते हैं। कैसे? उस बात को भी मैं समझा देता हूं आपको। याद, जैसे मैंने दो अवयव चुने, -1 और 1, किसके? i के। i क्या? डोमेन के। क्योंकि डेफिनेशन को सफल होने के लिए हर एक बिंदु पर सक्सेस होना जरूरी है। और अगर डेफिनेशन फेल होती है तो किसी एक बिंदु या दो बिंदुओं के माध्यम से भी हम डेफिनेशन को फेल दिखा सकते हैं। उसी तरह से हमने बोला -1 और 1 अवयव है i के। i यानी किसके? डोमेन के। अभी आप देखिए, अगर मैं -1 पर मान निकालता हूं, x के स्थान पर -1 यहां रखता हूं, तो यहां रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो
आपके पास 1 आता है, तथा और जब मैं 1 रखता हूं x के स्थान पर 1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी तब भी कितना आता है? आपने क्या देखा, हमें यहां मिला जब -1 रखते हैं तो भी 1 और 1 रखते हैं तो भी 1, यानी -1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 1 का प्रतिबिंब भी 1 है, यानी 2 अलग अलग अवयवों के एक ही प्रतिबिंब है सह डोमेन के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जब अलग अलग प्रतिबिंब अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब एक ही हो तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण कैसा होगा? वह 1 होगा। हम लिख देंगे प्रतिचित्रण एक ही नहीं है, या एक ही नहीं है तो कैसा होगा? वह 1 है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। चाहे आप इस तरीके से लिख के दिखा दें, चाहे आप इस तरीके से करके दिखा दें। अभी आपको और क्या दिखाना है? ये अंतःक्षेपी है या आच्छादक है, उसकी बात हम और करते हैं। तो इसको भी मैं 2 तरीके से आपको करके दिखाता हूं। पहले चलता हूं, पहला तरीका क्या, क्योंकि fx बराबर क्या है? x स्क्वायर, जहां x अवयव है किसका? i यानी डोमेन का। तो स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि fx यानी जब हम x का मान रखते हैं तो x स्क्वायर मिलता है। x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं x बराबर ऋणात्मक संख्या लूं, यहां रखूं तो भी धन आएगी क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और धनात्मक लूं तब भी धन आएगी। तो क्या पता चल रहा है? स्पष्ट है कि जो परिसर होगा उसके अंदर कैसी संख्या आएंगी? धनात्मक। क्यों आएंगी धनात्मक? क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक, और जो धनात्मक आएंगी और साथ ही कैसी होंगी कि संख्या का वर्ग है तो पूर्ण वर्ग होंगी, तो धनात्मक होंगी और पूर्ण वर्ग होंगी। पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या होगा? समुच्चय। तो हमें क्या मिला कि हमारा जो परिसर होगा वो पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय होगा। अब हम बात करते हैं कि सहडोमेन क्या है। सहडोमेन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, यानी इसके अंदर धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। या एक बात और लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, i जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, उसमें ऋण की भी आती है और धनात्मक भी आती है। और यहाँ सिर्फ कौन सी आनी है? धनात्मक। और धनात्मक में भी कौन सी? सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा परिसर है वो क्या है? उचित उपसमुच्चय है, क्योंकि धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याएं सारी की सारी यहाँ मौजूद है। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, यानी 1 4 9 16 इस तरह की आएगी। आप चाहो एक लाइन और बढ़ा कर लिख सकते हो, यानी जो परिसर होगा वो क्या होगा? 0 1 4 9 इस तरह का होगा, यानी धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या। धनात्मक भी ना लिखो तो सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो जाएगी। तो 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। तो इस तरह से परिसर क्या हुआ? 0 1 4 9 इस तरह से आएगा, जो कि क्या है? जो अपना परिसर है वो क्या है? उचित उपसमुच्चय किसका? सह डोमेन का। और जब परिसर सह डोमेन का उचित उपसमुच्चय होता है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिचित्रण कैसा होगा? अंतःक्षेपी होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। अभी मैंने अंतःक्षेपी को दिखाने का एक रास्ता और आपको लास्ट सवाल में बताया था, उस मेथड को और समझकर हम यहाँ करने का प्रयास करते हैं। यानी एक मेथड ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया था एक ही बहुएक के लिए, और अभी जो मैं समझा रहा हूं उसकी बात करते हैं। क्या कि माना सह डोमेन I का कोई अवयव y है, तथा मान लिया कि जो y है वो प्रतिबिंब है किसका? x का, यानी फंक्शन ऑफ x का मान y आता है। हमने मान के चले। अभी हम देखते हैं क्या हमने जो लिखा है वो सही माना है, सही लिखा है
या नहीं लिखा। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना, फंक्शन ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, वाई आया। अगला काम एक्स का मान कितना, एक्स बराबर कितना आएगा आपका, एक्स बराबर अंडर रूट में वाई, प्लस माइनस आ सकता है। तो आपने क्या देखा, एक्स का जो मान होगा वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो इसमें इतनी बात तो ठीक है, एक्स का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, अंडर रूट वाई का मतलब क्या हुआ कि वाई का वर्गमूल करने पर बाहर निकल के आएगा। तो वाई का जब वर्गमूल करेंगे तो वाई कौन सी संख्याएं हैं, आप जरा देखिए, वाई जो है वो आई में से चुना गया है, आई यानी सेट डोमेन आई, आई क्या, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो जब यह पूर्णांक संख्या रखेंगे तो क्या आप मुझे सोच के देखिए, क्या हर पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, और अगर हर पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी, बात सही है गलत है, यानी अगर हम एक का वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि y का मान i में से चुना जाएगा, 0 1 2 3 4 5 या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं y बराबर 1 रखूं तो 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर मैं 2 रखूं तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 का जो वर्गमूल होगा निकाल सकते हैं पर वो पॉइंट में आएगा, यानी भिन्नात्मक आएगा, जो कि पूर्णांक नहीं होगा। तो आप यहाँ क्या देखते हो, क्या ये y अवयव है i का, i मतलब डोमेन का, हम 100% नहीं कह सकते कि ये जो अंडर y होगा वो i का होगा। क्यों, आपने देखा कि 2 रखते ही फेल हो रहा है, 3 रखते ही फेल हो जाएगा, 4 पर सक्सेस हो सकता है, 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, यानी y का मान सिर्फ हम यहाँ क्या रखते हैं, जो कि ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग निकाला जाता है, तो वर्गमूल निकाला जा सकते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये इस तरह की संख्या हम यहाँ रख सकते हैं। पर अगर हम इस तरह की संख्या रखेंगे तो बाकी की हमारी संख्या छूट जाएंगी, जैसे 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। ये तो हमने अभी धन की बात करी। अब आप जरा सोचिए, क्या y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि y किसमें से चुना गया है, i में से, और i के अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी उपस्थित हैं। तो क्या हम y का मान यहाँ ऋण रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या होगी तो फिर बाहर निकालकर या वो संख्या जो होगी, आप याद होगा आपको लास्ट ईयर बताया गया था, जब अंडर रूट में ऋणात्मक y होगा, सोच के देखिए, ऋण की संख्या होगी तो वो कैसी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। और जब काल्पनिक संख्या हो जाएगी तो आप सोच के देखिए, क्या x काल्पनिक हो सकता है, नहीं है, क्योंकि x कैसा है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय में से चुना हुआ एक अवयव है, जबकि इस आधार पर x का मान काल्पनिक हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि y हर एक अवयव i में से नहीं चुना जा सकता, कुछ अवयव लेकर ही हम बात कर सकते हैं, किसकी, सह डोमेन की, यानी सह डोमेन के कुछ ही अवयव ऐसे हैं जो कि डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंब हैं। तो इसका मतलब सह डोमेन के बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो कि डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, और जब कुछ अवयव छूट जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिचित्रण अंतर्छेदी प्रतिचित्रण होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिचित्रण, यानी एक बात और लिखना चाहें, लिख सकते हैं यहां, अर्थात क्या लिख सकते हैं कि जो y है अवयव किसका, i का, i यानी सह डोमेन का, ठीक, इसको मैं काट देता हूं, y जो अवयव है सह डोमेन का, जो हमें प्राप्त होता है कितना, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट y, अवयव नहीं है किसका, i का, i यानी डोमेन का, जहां फंक्शन ऑफ y बराबर कितना है, या फंक्शन ऑफ x बराबर कितना, x स्क्वायर है। तो इसका मतलब प्रतिचित्रण कैसा होगा, अंतर्छेदी होगा। हमारा प्रतिचित्रण कैसा होगा, अंतर्छेदी। याद करिए, अब अपना हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था हमको सिद्ध करके दिखाना था ये बहुएक और अंतर्छेदी प्रतिचित्रण है। तो हमने पहले बहुएक दिखाया, बहुएक प्रतिचित्रण को दिखाने के भी मैंने आपको इस सवाल में 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता ये रहा, हमने दिखा दिया कि जब f(x1) बराबर f(x2) तो x1 = x2
ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिचित्रण भाव 1 है। और दूसरा ये भी करके दिखाया दूसरे रास्ते से कि दो अलग अलग अवयव लिए और देखा तो उन दोनों अवयवों के प्रतिबिंब एक ही हैं, तो सिद्ध होता है कि प्रतिचित्रण भाव 1 है। इसी तरह से मैंने अंतर्छेदी को दिखाने के भी आपको दो रास्ते बताए। पहला रास्ता आपका हमने परसर को क्या दिखाया कि परसर उचित उपसमुच्चय है किसका, सह डोमेन का। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रतिचित्रण अंतःक्षेपीय। और दूसरा अपनी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, हमने क्या दिखा दिया कि हमारा क्या थी डेफिनेशन हमारी, पहली तो मैथमेटिकल से दिखा दिया कि परसर उचित उपसमुच्चय है सह डोमेन का। और दूसरा डेफिनेशन उसी की जो क्या थी हमने थ्योरेटिकल लिखी थी कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। तो हमने यहाँ क्या सिद्ध करके दिखाया कि सह डोमेन के अंदर कुछ अवयव ऐसे हैं जो कि डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो इस आधार पर हमने इसको अंतःक्षेपी सिद्ध करके दिखाया। तो मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको प्रतिचित्रण के प्रकारों पर आधारित कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रतिचित्रणों को समझाने का प्रयास किया। अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिकों, कुछ नए सवालों के साथ मिलूंगा। और साथ ही मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि मेरी अपनी इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, जिससे कि और अधिक से अधिक आपके साथियों का उचित मार्गदर्शन फायदा हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।